उत्तर प्रदेश की चूंकि 9 सीटों पे आज 5 बजे तक चूंकि समय था मतदान का, मतदान अब खत्म हो चुका है। और यूपी में 9 सीटों पे 3 बजे तक की अगर बात करें तो 41.92% मतदान हुआ। ये 3 बजे तक का आंकड़ा है। गाजियाबाद में सबसे कम मतदान हुआ, जहां 3 बजे तक 27.44% वोटिंग हुई। जबकि उपचुनाव में सीधी टक्कर की अगर बात करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। तो यूपी उपचुनाव को अगले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो उपचुनाव जहां बीजेपी के लिए साख की लड़ाई बन रहा है, वहीं खासकर तब जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, वहीं अखिलेश की पार्टी सपा के लिए यह चुनाव नाक की लड़ाई लड़ रही है। अब ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, कानपुर, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, मिर्जापुर, मैनपुरी और अलीगढ़ की, चूंकि इन क्षेत्रों में ही वो विधानसभा सीटें जहां पे आज वोटिंग हुई। और वोटिंग में कई जगह उत्साह दिखाई दिया लोगों में, लेकिन कई जगह जैसी उम्मीद और जैसा उत्साह होना चाहिए था वैसा नजर नहीं आया। गाजियाबाद में बेहद धीमी और बेहद कम मतदान हुआ, जबकि 9 सीटों पर लड़ाई है। कौन किस पर चढ़ाई करेगा, कौन किस पे भारी है, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब तय हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और 23 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी, जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ। तो उपचुनाव का यह दंगल है और कई जगह एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लगे। समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेरती नजर आई, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। कहीं फर्जी वोटिंग की बात आई, कहीं पे हंगामा भी हुआ, कहीं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। चुनाव आयोग भी पूरी तरह से एक्टिव रहा। जिन पुलिस कर्मियों ने मर्यादा को लांघा, नियमों की अनदेखी की, उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग का हंटर उन पे चला। तो यहां पे उपचुनाव के इस दंगल में दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगाया था इस चुनाव को जीतने के लिए। तमाम सभाएं हुई, सम्मेलन हुए, समीक्षाएं हुई, संबोधन हुए, समीक्षाएं हुई, रोड शो हुए, रैलियां हुई। तो आज चूंकि 9 सीटों पे हमारी टीम लगातार सुबह से पल पल का अपडेट देती रही, आंखों देखा हाल और सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी आप तक देती रही। अब किस तरह के वहां पे कहां पे क्या मतदान हुआ और कैसे क्या हालात रहे, सारी चीजें जानेंगे। रामजी शर्मा कानपुर से हमारे साथ है, मुजम्मिल दानिश संभल से हमारे साथ है, मोहसिन खान मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पीयूष तिवारी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके अलावा एसके वाजपेयी लखनऊ से हैं, आशीष पांडे प्रयागराज से, रामलाल साहनी मिर्जापुर से हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं और जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। 9 रिपोर्टर आंखों देखा हाल आपको बताएंगे और कहां किस तरह का मतदान रहा, ये सारी चीजें इस 1 घंटे के इस मेगा एपिसोड में आपको बताएंगे। सबसे पहले एसके मैं आपके पास आऊं, लेकिन मोहसिन शुरुआत में आपसे करूंगा। मैनपुरी की अगर बात करें, सबसे हॉट सीट करहल यहां पे रही और अखिलेश यादव ने भी पूरी कोशिश की कि इसको कैसे जीता जाए, बीजेपी ने भी पूरा जी तोड़ मेहनत की। क्या यहां का समीकरण रहा, क्या मुद्दे रहे और क्या तस्वीर उभरती नजर आई? देखिए राजेश, मैं आपको बता दूं कि जो मैनपुरी की करहल सीट है, यहाँ पर मुद्दे तो बिल्कुल पूरी तरह से गौड़ हो गए। कहानी कुछ इस तरह से थी कि ना तो मुद्दे हैं ना बयार है और प्रत्याशी केवल जातीय समीकरणों पर सवार है। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ चुनावी आंकड़ों को देखते हैं, चुनावी नतीजों को देखते हैं, तो करहल की सीट पर मुद्दे कम हावी रहते हैं और यहाँ जातीय समीकरण पूरी तरह से हावी हो जाता है। कुल मिलाकर जो है फूफा और भतीजे के बीच में फाइट है, या यूं कह दें कि यादव वर्सेज यादव की इस लड़ाई में आखिरकार कौन सा यादव बाजी मारेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ पर 2 ऐसी जगह पर हैं जहां पर एक जगह तो फूफा का बड़ा वर्चस्व है और दूसरी जगह पर भतीजे का बड़ा वर्चस्व है। गिरोहा जगह पड़ती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुजेश यादव का बहुत बड़ा प्रभाव है, जबकि करहल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भतीजे तेज प्रताप यादव का बड़ा प्रभाव रहता है। और आज भी जिस तरह से जब चुनावी प्रक्रिया चल रही थी और मतदान प्रक्रिया चल रही थी, तो यहाँ कहानी उल्टी ही बह गई। क्योंकि यहाँ पर जो है भतीजे ने सबसे पहले अपने फूफा के गढ़ में सेंधमारी करने की कोशिश की और उन्होंने गिरोहा से अपने इस मतदान
मतदान प्रक्रिया का जो चुनावी दौरा था उसको पूरा किया और करहल विधानसभा जो सीट है वहां से करहल की जो जगह है वहां से अनुजेश यादव ने पूरी कहानी शुरू की है। देखिए राजेश, यहाँ पर समझना ये होगा कि करहल की आखिर कहानी क्या है। 1957 में ये सीट सुरक्षित रूप में सामने आई थी और 1974 में ये सीट सामान्य हो गई थी और सबसे पहले जब 1992 में समाजवादी पार्टी सियासी मानचित्र पर उभर कर सामने आई थी तो 1993 में पहला चुनाव समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर लड़ा था और बाबूराम यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था। 1993 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहाँ से जीत मिलती रही और हैट्रिक लगाने की यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कोशिश की थी, लेकिन 2002 में वो सपना टूट गया था और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से मुलायम सिंह यादव के धुर विरोधी माने जाने वाले दर्शन सिंह यादव के भाई सोबरम सिंह यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाया था और वो महज 952 वोटों से चुनाव जीत गए थे। वो अलग बात है कि उन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं। देखिए राजेश, 2002 वाली कहानी जो है उस फॉर्मूले को इस बार 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। न केवल परिवारवाद की काट के लिए रिश्तेदार को सामने लाकर खड़ा किया है बल्कि यादव वर्सेस यादव की लड़ाई कर दी है, क्योंकि 1,25,000 के आसपास करहल विधानसभा सीट पर यानी यादव वर्सेस यादव का यहाँ पे दिलचस्प मुकाबला है और 23 तारीख को तस्वीर साफ होगी मोहसिन के जनता किसके साथ गई किसके खिलाफ गई। राम जी, सीसामऊ की बात करें, कानपुर के इस इलाके की, तो यहाँ पे अभी क्या वोटिंग खत्म हो गई और कितना प्रतिशत मतदान अब तक हुआ? बिल्कुल, सीसामऊ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ जो मतदान है 5 में खत्म हो चुका है। मतदान करके बाहर निकलने का बाहर से कोई प्रत्याशी अंदर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे अगर बात करें कि जाति समीकरण क्या रहे तो जाति समीकरण की बात करें तो प्रत्याशी बीजेपी को आ रहा था तो जिसको यहाँ से पारा गया सही में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की 5% मानी जा रही है। लगातार सुबह 5 बजे हुई और 5 बजे बंद हुई कई जगह हंगामे भी हुए, फर्जी मतदान से आरोप भी लगे, तो इस तरह तमाम चीजें देखी गई, लेकिन मतदान फिलहाल जो है वो बंद हो चुका है। अगर प्रतिशत की बात करें कितना तो कानपुर में 3% मतदान था वो 40.19 लेकिन अब 5 बजे जो अभी मतदान बंद हुआ खत्म हुआ तो इसके बाद जब स्थिति आएगी कि कितने मतदान के बाद साफ होता है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 से 52% के आसपास। ऑडियो में कुछ दिक्कत है राम जी, एक सेकंड, ये किसका ऑडियो बीच में आ रहा है, प्लीज उनका डाउन कीजिए। प्रयागराज का हम रुक करते हैं। आशीष, अगर यहाँ की बात करें कितना प्रतिशत मतदान हुआ, अभी वोटिंग खत्म हो गई और क्या जो लोग अभी कतार में हैं वो वोट डालेंगे अपना जब तक वहां पे रहेंगे वो? जी बिल्कुल, लेकिन जो लोग अभी पहले से लाइन पे लगे हुए हैं अभी चुनाव वोटिंग करके ही निकलेंगे बाहर। और रही अभी 3 बजे का आंकड़ा रहा जो 36.58% वोटिंग हुई है और अगर बात करें तो लगभग ये आंकड़ा 3 बजे तक का है जो कि अब 5 बजे तक लगभग 50% के आसपास का ये आंकड़ा समझ में आ रहा है। लेकिन अभी जो चीजें अभी क्लियर नहीं हुई है क्योंकि अभी आंकड़ा हम लोग के पास वो नहीं आ पाया है। ठीक है आशीष, मैं अभी आता हूं, एक अपडेट आ रही है, एक अपडेट अपने दर्शकों को पहले दे दें। इस वक्त चुनाव से जुड़ी हुई दरअसल 9 सीटों पे मतदान खत्म हो चुका है और सभी जगहों पे पोलिंग बूथों के गेट बंद कर दिए गए हैं। अब सिर्फ लाइन में लगे लोग ही वोट डाल पाएंगे, यानी वोट डाल सकेंगे। मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, खैर में मतदान संपन्न हो चुका है। गाजियाबाद, सीसामऊ, कटहरी में मतदान खत्म हुआ है और करहल मझवा विधानसभा में भी मतदान खत्म हो चुका है। चूंकि समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का था वोटिंग का और अब तक जो लोग अब लाइन में लगे हैं, क्योंकि बाहर से गेट बंद हो जाएगा लेकिन अंदर जो हैं मतदान केंद्र पे वो मतदान कर पाएंगे, लेकिन बाहर से कोई नया मतदाता मतदान के लिए अब अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। हाँ आशीष, आप कंटिन्यू कीजिए, आप बता रहे थे कि कैसे यहाँ पे मतदान हुआ और किस तरीके से 5 बजे तक का, चूंकि अब मतदान खत्म हो गया, जो लोग अंदर हैं वो मतदान करेंगे। जी बिल्कुल, और अगर सबसे अच्छी बात ये रही कि सुबह हम लोग जैसे 7 बजे मतदान शुरू हुआ है, अगर प्रशासन की बात करें तो काफी अच्छे तरीके से आज चुनाव हुआ लोग। और रही बात क्योंकि फूलपुर ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों का काफी बड़ा हिस्सा होता है, ग्रामीण लोग की जो मतदाता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा आते हैं वहाँ पे। तो ये बात रही कि सुबह काफी ठंड भी थी लेकिन ग्रामीणों के बीच में ये मतदान था जो इसका काफी उत्साह था उनके अंदर और काफी लगभग 9 बजे तक की देखी। अच्छा, मैं आप सब लोग ना अपना म्यूट कर लीजिए, जिस पे मैं सवाल करूं प्लीज वो बोलिए, क्योंकि कुछ ऑडियो डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा।
जितेंद्र, गाजियाबाद की बात करें तो सबसे धीमा यहाँ पे और सबसे कम मतदान हुआ, इसकी क्या वजह रही? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले ही बता दिया था कि गाजियाबाद बेशक हॉट सीट है, लेकिन यहाँ पर चुनाव मतदान जो है वो कम रह सकता है, क्योंकि तमाम ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे जो इस बात को बयां कर रहे थे कि गाजियाबाद में उपचुनाव में हमेशा वोट प्रतिशत कम रह जाता है। सबसे कम की अगर हम बात करते हैं तो जब यहाँ से एक दशक पहले चुनाव हुआ था मेयर का, तो उस वक्त 16.5% रहा था, लेकिन इस बार प्रशासन की मेहनत इसको कह लीजिए कि इस बार लोग थोड़ा निकलकर सामने आए और 3 बजे तक का ये जो मतदान था वो 27.44 रहा है, जिसके बाद अब 5 बजे तक उम्मीद लगाई जा रही है कि 30 से 35% के बीच पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि गाजियाबाद में उपचुनाव को लेकर या फिर उसको लेकर ये चीज निकलकर सामने आती है कि आखिरकार लोग चुनाव में वोट डालने के लिए गाजियाबाद से में कम निकलकर सामने आते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है और ऐसे में नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव जैसे जगहों पर गाजियाबाद के लोग वोट करते हैं और सुबह निकल जाते हैं। सबसे पहली वजह ये भी इसमें निकलकर सामने आती है और फिर दूसरी वजह एक ये भी निकलकर सामने आती है कि जो हाई राइज सोसाइटीज होती हैं उनमें से लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं वोट डालने के लिए। उनके लिए अलग से कुछ इंतजाम करने की जरूरत आने वाले समय में चुनाव आयोग को सोचनी पड़ेगी, वरना ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में उपचुनाव और इस तरह के चुनाव में वोटिंग % और भी कम हो जाए। अगर अच्छी बात करते हैं तो इसमें 5 बज चुके हैं और पूरी तरह से वोटिंग खत्म हो चुके हैं। सिर्फ जो लोग मतदान केंद्र के अंदर है वही वोटिंग कर पा रहे हैं। लोग इस समय अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको वापस लगभग जो समय दिया गया था उस समय तक जो वोटर्स नहीं पहुंचा वो चुनाव नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि गाजियाबाद जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं उसके बावजूद भी गाजियाबाद में सबसे कम वोटिंग क्यों हो रही है, इसको लेकर लगातार अलग अलग जो नियम है वो निकलकर सामने आते हैं, अलग अलग वजह निकलकर सामने आती है। लेकिन व्यवस्था पहले जैसे ही बरकरार रहती है कि आखिरकार गाजियाबाद में 30 से ऊपर उपचुनाव क्यों नहीं पहुंच पाता है। अगर लोकसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं तो उस समय भी गाजियाबाद में 50% का आंकड़ा गाजियाबाद पार नहीं कर पाया था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये दर्शाता है कि गाजियाबाद के जो युवा हैं वो वोटिंग के लिए इतना जोर नहीं देते हैं। उनको जरूरत है कि सरकार एक अलग से विशेष अभियान चलाए, चुनाव आयोग की तरफ से अलग विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए जिसके चलते लोग इतना वोटिंग के लिए प्रोत्साहित हो सके। जी ठीक है। एसके, चूंकि ये चुनाव दोनों ही तरफ, चाहे समाजवादी पार्टी खेमा हो या बीजेपी, दोनों के लिए साख का सवाल था और जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत भी की गई। लेकिन अब चूंकि मतदान खत्म हो गया, क्या लगता है क्या मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा? चूंकि गूंज तो बटेंगे कटेंगे के बयान की रही। अगर हम देखें तो ये दोनों तरफ के लिए चुनाव काफी महत्वपूर्ण था। एक तरफ था भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का गठबंधन, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी थी। हालांकि उसके साथ कांग्रेस भी थी, लेकिन कांग्रेस उसके साथ मैदान में कहीं दिखाई नहीं दी। बसपा भी इस उपचुनाव को लड़ रही थी, सभी 9 सीटों पर मैदान में थी, लेकिन बसपा की तरफ से भी, चाहे वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद रही हो या उनके भतीजे आकाश आनंद जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर इस समय बसपा में है, वो भी कहीं मैदान में नजर नहीं आया। ना ही कोई बड़ा कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया गया। अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस इस पूरे चुनाव से किनारा कर गई थी जब उसकी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर सीटों पर बात नहीं बन पाई थी। हालांकि उसने ये जरूर कहा था कि सपा का वो समर्थन करेगी। अब जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, क्योंकि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 8 सीट पर है, उसकी सहयोगी आरएलडी 1 सीट पर है। यानी भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर सीधे समाजवादी पार्टी के साथ टक्कर में है और दूसरी जगह पर 1 सीट आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी की टक्कर पर चल रही है। समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी है कि इन सीटों को जीतना। उसकी वजह है कि इसमें वो सीटें भी शामिल हैं जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं, चाहे वो मैनपुरी की करहल हो, चाहे वो कानपुर की सीसामऊ हो, कुदर की जैसी सीटें हो जिस पर समाजवादी पार्टी और उसके वोटर्स बड़ी संख्या में हैं। तो ऐसे में पूरी ताकत समाजवादी पार्टी ने झोंक रखी है कि कैसे भी पहले तो अपनी सीटें जो 4 हैं इन 9 में से उनको बचाया जाए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कोटे वाली सीटों पर भी बेहतर परफॉर्म किया जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कि 2024 की परफॉर्मेंस के बाद कोशिश कर रही है कि अगर इसमें बेहतर परफॉर्म होता है, क्योंकि 2027 से पहले यही एक बड़ा चुनाव था,
जिसमें अगर बेहतर परफॉर्म होता है तो 2027 के लिए माहौल बनेगा। और 2024 का जो ड्रॉबैक रहा है जी। उसको कहीं ना कहीं बीजेपी काउंटर करने की ठीक। कोशिश कर रही है कि अगर ये बेहतरीन परफॉर्म होती है तो ये चीज एक मैसेज जाएगा कि सब कुछ ठीक है, जो गलतियां हुई थी वो ठीक कर ली गई। ठीक है पीयूष, यहां का समीकरण क्या और किस मुद्दे की गूंज सबसे ज्यादा इस चुनाव में रही? देखिए, अगर बात करें तो निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर की जो मीरापुर सीट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है, खासतौर पे चाहे बीजेपी और आरएलडी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी के लिए बात करें या फिर अन्य जो दल हैं वो उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। तो तमाम जो पार्टियाँ हैं उनके लिए ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मीरापुर की जो सीट है वहाँ पर जब उपचुनाव हो रहे थे आज और मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, तो ये मतदान की प्रक्रिया काफ़ी चर्चाओं में रही। खासतौर पे इस पूरे मामले को चुनाव आयोग तक पहुंचाया गया। आपने देखा कि किस तरीके से कुछ जो लोग हैं उन्होंने ये आरोप लगाए, खासतौर पे एक वर्ग के लोगों ने आरोप लगाया कि हमें वोट नहीं देने दिया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर ऐसी भी स्थिति देखने को मिली, खासतौर पे ककरौली की अगर हम बात करें, आपने देखा कि वहां पर पथराव जैसी स्थिति बन गई और पुलिस को वहां पर मोर्चा संभालना पड़ा। तमाम जो आला अधिकारी है वो वहां पर पहुंचे और वहां पर स्थितियों को उन्होंने संभाला। सबसे बड़ी बात है कि अब तक की अगर लाइन कम पड़ जाती है, मतदान हुआ है और अभी भी कई जगहों पर मतदान चल रहा है, यानी कि जो लोग गेट के अंदर यानी कि बूथ के अंदर पहुंच गए हैं और जो लाइन में लगे थे उनके मतदान को कराया जा रहा है। हालांकि गेट को बंद कर दिया गया है, अब अन्य लोग वहां पर मतदान करने के लिए नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अभी भी इस वक्त की अगर हम बात करें तो जहां पर बूथ है और खासतौर पर जहां पर ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है कि जो गुस्सा, जो नाराजगी 3 से 4 घंटे तक दोपहर में रहा है वो जो नाराजगी है वो प्रदर्शन में तब्दील ना हो पाए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपने देखा कि तमाम जो वीडियोस हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और खासतौर पर अखिलेश यादव ने इस सीट को लेकर खासा जिक्र किया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर हो सकती है। क्योंकि इस बार यह भी देखा जा रहा है कि चूंकि यहाँ पर मुस्लिम समाज का वोट भी ज्यादा संख्या में है और ऐसे में ज्यादातर जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर हम बात करें तो वो मुस्लिम समाज से थे, तो निश्चित रूप से जो वोट बैंक है वो फिलहाल कहीं ना कहीं बटा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है चूंकि चुनाव अब बीत चुका है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर या जो एनडीए है, चूंकि आरएलडी के प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में है तो उनके लिए राह आसान है। हालांकि ये जब चुनावी नतीजे आएंगे तो वक्त बताएगा कि किस तरीके से किसके पाले में ये जो सीट है वो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट काफी महत्वपूर्ण इसलिए रही कि आपने देखा कि चुनाव प्रचार करने के लिए तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया था। यहाँ पर एक विकास मुद्दा जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये जो मीरापुर सीट है वो पूरी तरीके से साख की लड़ाई थी और बीजेपी किसी भी कीमत पर इसे जीतना चाहती थी। आपने देखा कि जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं यानी कि जो एनडीए के प्रत्याशी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि करीब 10,000 जो फर्जी वोटर्स हैं उनको मस्जिदों में और मदरसों में छिपाया गया है और वहां से फर्जी वोटिंग जो है वो कराई जा रही है। तो तमाम तरीके के आरोप, चाहे वो बीजेपी की ओर से बात करें, आरएलडी की ओर से बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की ओर से बात करें, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन प्रशासन की ये कोशिश रही कि किसी भी तरीके से सुचारू रूप से मतदान जो है वो संपन्न कराया जा सके और आपने देखा कि सुबह में कई बूथों पर लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई थी और प्रशासन ने भी काफी सहयोग किया। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो आरोप है वो प्रशासन पर लगाए गए और आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब भी चुनाव चलते हैं तो प्रशासन पर इस तरीके के आरोप कहीं ना कहीं लगते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने भी सख्त एक्शन लिया और आपने देखा कि कई पुलिसकर्मियों पर भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, खासतौर पे विपक्ष की मांग पर या फिर उस पर चुनाव हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अब नतीजों का इंतजार है। अब देखने वाली बात होगी कि मीरापुर की जो सीट है वो किसके पाले में जाती है। लेकिन खासतौर पे अगर हम बात करें तो एनडीए के प्रत्याशी के लिए राह कहीं ना कहीं फिलहाल आसान दिख रही है, जैसा यहाँ के लोगों का कहना है। और योगेंद्र, खैर विधानसभा सीट से यहाँ के क्या समीकरण रहे, क्या मुद्दा रहा, क्या कुछ मुद्दे की गूंज जो थी वो पूरे चुनाव में सुनाई दी? तो ये बात समझ में नहीं आई जब शहर में चुनाव है तो अभी आवाज नहीं शायद वहां तक जा रही। रामलाल साहनी, आप बताएं यहाँ का समीकरण क्या रहा और किन मुद्दों की गूंज रही मिर्जापुर में?
जी हाँ, यहाँ मिर्जापुर जो है मझवा विधानसभा, तो बहुत पहले से ही पता चला कि यहाँ जातिगत जो समीकरण है वो जातिगत से ही चुनाव लड़ा जाता है। तो यहाँ सपा जो है कि सपा अपनी जो पैठ था वो बढ़िया बनाई हुई है। हर जगह से जहाँ जहाँ बूथ स्थल थे सभी जगह से लगभग सपा के ही अधिक बिंद लोग जहाँ आते थे, बिंद और यादव और मुस्लिम और कुछ दलित का भी वोट सपा में आया है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि सपा जो है कि अन्य पार्टियों की अपेक्षा 20 रही है। और बताते चले कि जो है कि भाजपा जो प्रत्याशी है सुचित्रा मौर्य पहले यहाँ 5 साल रह चुकी हैं विधायक। तो ऐसे वो 5 वर्षों में जो उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, जनता उनसे बहुत काफी खपा थी, जिसको फिर से भाजपा ने उनको प्रत्याशी बना करके फिर से मझवा विधानसभा से उतार दी थी, जिसको लेकर के जनता बहुत नाखुश थी उनको देख करके कि इस तरह से अगर हम लोग 5 साल झेले हैं तो फिर से दोबारा न झेलना पड़े। इसको लेकर के जो मझवा विधानसभा की जनता है वो पूरी तरह से सपा की तरफ झुकी है। हम 441 बूथों पे जो है 441 बूथों पे हर जगह से बूथ पर जो है कि काफी घुसपैठ हुआ है। अब बताते चले कि जो सपा है, सपा ने दलितों का भी वोट अपनी तरफ खींचा है और वही भाजपा के जो वोट है, ब्राह्मण वोट जो था भाजपा का, वो बसपा ने बकायदे उसमें घुसपैठ करके अपने तरफ वो झुकाया है। और यही नहीं, जो भाजपा के जो भाजपा का जो स्थल है, जो भाजपाई जितने भाजपा के गढ़ है वहां पे जो बूथ थे वहां पर बहुत धीरे धीरे मतदाता निकल रहे थे, लेकिन जहां जो सपा के थे वहां पर भीड़ बकायदे थी। तो भीड़ भी कायदे से थी, सपा सपा के जो भीड़ थी बूथ स्थल वहां पर बकायदे भीड़ सुबह से लेकर शाम तक वहां पर भीड़ थी। लेकिन भाजपा को वही स्थिति खराब दिख रहा था। और यही नहीं, इधर जो है कि ठीक है योगेंद्र, अभी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है योगेंद्र तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही। माजिद का रुख करते हैं। माजिद, यहां का क्या समीकरण रहा, क्या मुद्दे रहे और सबसे ज्यादा किस मुद्दे की गूंज इस पूरे चुनाव में सुनाई दी? तो माजिद तक भी अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर सीट का जो समीकरण रहा, जो मुद्दे रहे, जो आंखों देखा हाल रहा, जो आरोप प्रत्यारोप लगे, उसकी हकीकत अपने दर्शकों तक पहुंचाई जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये, रामजी शर्मा, जिस तरह से मुद्दों की गूंज सुनाई दी, एक बयान उसमें सबसे ज्यादा हावी रहा और वो था बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने चाहे सभा की, सम्मेलन की, रोड शो की या रैली की, इस बयान के इर्द गिर्द विपक्ष जो था वो नजर आया। तो क्या इस बयान ने मुद्दों को गायब कर दिया और इसी के इर्द गिर्द चुनाव हुआ? वो कहीं ना कहीं लोगों को मैसेज दिया और लोगों को एकजुट करने का काम करता रहा ये मैसेज। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, इसको एक करने के लिए जो नारा दिया गया तो वो कहीं ना कहीं सफल साबित हुआ। और जो वोटिंग प्रतिशत था, शुरुआत में जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो काफी तेजी बढ़ा, बीजेपी के पक्ष में रहा। इसको लेकर कार्य के साथ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ जनसभा करी, जनसभा के बाद में रोड शो करा, तो उसमें जो जन सैलाब दिखा था उसको देखने का अनुमान लगाया जा सकता था कि बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं सुरेश अवस्थी के पक्ष में लगातार जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद जब डिम्पल यादव ने यहाँ पर एक रोड शो किया तो उसमें भी वो जन सैलाब देखने को, तो कहीं ना कहीं दोनों ही के बीच में कांटे टक्कर जो कि साफ तौर पर देखने को मिली। और इसको ये जो नारा था ये कहीं ना कहीं फिलहाल लोगों को लगा और उससे देख के का जो वोट था वो कहीं ना कहीं एक तरफा रहा है। शुरुआती दौर पर जब सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में वोट सबसे ज्यादा जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन दोपहर के बाद का जो माहौल था वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ रहा, क्योंकि जो सीसम सीट है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की साथ और बीजेपी के लिए नाक के दांव लगा हुआ है। दोनों ही सीट को पाना चाहते हैं, क्योंकि जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा से रही है। पिछले 22 सालों की बात करें तो सीट कहीं ना कहीं सपा के पक्ष में रही है। 22 साल के टूटे को खत्म करने का जो प्रयास है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और लगातार इस क्षेत्र में जनसभाएं की गई, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, चाहे सुरेंद्र खन्ना या कोई भी हो, तमाम तरीके के लोग यहाँ पर मंत्री और तमाम तरीके के जो समाज सेवी थे वो लगे हुए थे। और यहाँ तक रवि किशन ने जो है रोड शो किया था उससे कहीं ना कहीं
सुरेश समष्टि के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया था और उनको उनके पक्ष में वोट उतरे। तो वो जो चीज थी, जो जाति के हम अगर समीकरण की बात करें तो कहीं ना बीजेपी कैंडिडेट को सुरेश को लाया गया है, उसके साथ में बसपा ने वीरेंद्र शुक्ला को बुलाया, वो कहीं ना कहीं उनके वोट काटने का काम कर सकते हैं। ठीक है आशीष, अगर फूलपुर की बात करें तो यहाँ पे क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दिए, और अगर चूंकि योगी आदित्यनाथ तो जहां भी गए उन्होंने अपने उस बयान का जिक्र किया कि बटेंगे तो कटेंगे, और विपक्ष उसी के इर्द गिर्द दिखाई दिया, क्या यहां भी ये बयान हावी रहा या दूसरे मुद्दे भी नजर आए? देखिए यहाँ पे वो बयान का कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में फर्क दिखता है, लेकिन फूलपुर सीट अगर मानी जाए तो ये पहले से ही बीजेपी के खाते में थी, जबकि वहां के जो तत्कालीन उस वक्त विधायक थे जो 2022 में चुन के आए थे, वो अब लोकसभा चुनाव में सांसद हुए, इसलिए वो सीट खाली हुई। तो पहले से ही ये जो सीट थी वो बीजेपी खाते में थी। उपचुनाव हुआ है, दीपक पटेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और भरोसा जताया था। अगर बात करें तो क्योंकि वीआईपी सीट रही है, क्योंकि यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य भी लड़े थे और यहाँ से सांसद हुआ करते थे, काफी पुराना इतिहास है फूलपुर का। तो जाहिर सी बात है कि आज जो वहाँ का मतदाता था वो काफी साइलेंट मोड पे था, हर तरह की बातें। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा जो एक नारा दिया गया था बटोगे तो कटोगे, तो वो नारे का कहीं ना कहीं प्रभाव तो था, क्योंकि वो हिंदुत्व को कहीं ना हिंदुत्व जो था उसको कहीं ना कहीं उसके लोगों को एकत्रित कर रहा था। लेकिन हाँ ये है कि कहीं ना कहीं फूलपुर में जातिवाद समीकरण भी है, और समीकरण में बात करें मौर्य पटेल समाज हो गया, वो काफी उन्हीं के फूलपुर का चुनाव होता है क्योंकि प्रयागराज सटा हुआ है फूलपुर की विधानसभा। तो जाहिर सी बात है कि इस नारे का तो असर पड़ा ही है। साथ में अगर हम मतदाताओं की बात करें तो काफी साइलेंट मोड पे थे मतदाता, और वो मतदान कर रहे। हाँ, मतदाताओं में उत्साह था, मतदान हो रहा था, लेकिन मुद्दों को अगर हम बात करें, मुद्दे जो थे उनके लोग नहीं समझ पा रहे थे। कोई विकास की बात करता था तो कोई अन्य बातें करता था। ठीक है, यानी सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे थे। ठीक है मोहसिन, चूंकि आप लगातार यहाँ पे घूमे, लोगों से बात की, पब्लिक शो किया, मतदान देखा, कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर आई वोटिंग को लेके, जिस तरह के आरोप लगाए? क्योंकि आंखों देखा हाल बताएं कि किस तरह का मतदान रहा, गड़बड़ी के जो आरोप लग रहे हैं उनमें कैसी सच्चाई, और मुद्दों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गूंज किस मुद्दे की इस चुनाव में दिखाई दी? बटेंगे कटेंगे का नारा और उसके इर्द गिर्द विपक्ष का पलटवार, क्या वो हावी रहा यहाँ? तो मैंने लगातार न केवल करहल बल्कि कुंद्रकी और इसके अलावा मीरापुर, गाजियाबाद और आपका जो है तमाम सीटों पर सर्वे किया, तमाम लोगों का मैंने मिजाज जानने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जिस तरह की लगातार खबरें आ रही थी, जिस तरह की शिकायतें थी, वो दो जगह पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तो मीरापुर सीट पर और दूसरी कुंद्रकी सीट पर, क्योंकि कुंद्रकी सीट पर हमने और आपने देखा था कि अभी 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का, जिसमें वो एक पुलिसकर्मी से सवाल करते हैं और पुलिसकर्मी के हाथ में एक पूरी वोटर लिस्ट होती है। सवाल यही था कि आखिरकार पुलिसकर्मी के हाथ में वोटर लिस्ट क्या कर रही है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात थी मीरापुर को लेकर, क्योंकि मीरापुर और कुंद्रकी दोनों ही ऐसी सीटें जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प था। और अगर मैं करहल विधानसभा सीट की बात करता हूं तो करहल विधानसभा सीट एक अकेली ऐसी 9 विधानसभा सीटों में ऐसी रही है जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। यहाँ पर इधर उधर से छोटी मोटी खबरें जरूर आई थी, जहां पर कहीं 1-2 जगह फर्जी मतदान की खबरें आई थी। उसके अलावा जो मतदान केंद्र थे वहां पर जो लोग अनावश्यक खड़े हुए थे, तो ऐसे 40 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था और उन्हें अरेस्ट करके थाने भिजवा दिया था। उन्हें 4 घंटे बाद यानी कि मतदान संपन्न होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं राजेश यहाँ के जातीय समीकरण की और राजनीतिक समीकरण की, तो जो मुरादाबाद की कुंद्रकी सीट है राजेश, यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर ना हो जाए, इसमें कोई किसी को शक शुबा के अलावा कोई ऐसा ऐतराज और कोई ऐसा अचंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो तुर्क बिरादरी है वो सबसे ज्यादा फीसदी में, तकरीबन 40% यहाँ पर तुर्क बिरादरी है। और तुर्क बिरादरी से ही जो है तीनों जो प्रत्याशी थे, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और AIM के थे। उसके अलावा जो दूसरी बिरादरी थी वो दूसरी बिरादरी थी। ये मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपको तस्वीर दिखा देता हूँ एक्सक्लूसिव कि यहाँ पर जो मतदान संपन्न हुआ, उसके अलावा जो EVM है और VVPAT है, उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो CRPF सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, BSF के जवान हैं और जो मतदान कर्मी यहाँ पर लगे हुए थे, उनकी सुरक्षा में अब सभी EVM और VVPAT को जो है स्ट्रांग रूम में दाखिल करने के लिए ले जाया जा रहा है। मैनपुरी नवीन मंडी में जो है स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहाँ पर सभी EVM और VVPAT
वीवीपैट को वहां पर जमा किया जाएगा। बीएसएफ और सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में तमाम ईवीएम और वीवीपैट को यहां से रवाना कर दिया गया है। इस वक्त मैं करहल के आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज में हूं। ये तमाम मतदान कर्मी हैं जो लगातार इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहे थे। इन्हें भी पूरी सुरक्षा के बीच में जो है ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो उसके साथ ही साथ ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो लोकतंत्र की सुखद तस्वीरें हैं। जो मतदान कर्मी हैं, जो पीठासीन अधिकारी थे, मतदान कर्मी प्रथम, मतदान कर्मी द्वितीय, मतदान कर्मी तृतीय और पीठासीन अधिकारी, तमाम लोगों ने इस मतदान को संपन्न कराया। तो मेरी चर्चा वहां चल रही थी कि कुंद्र की सीट पर जो है जो तीनों ही प्रत्याशी थे, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIAIMK, वो तीनों तुर्क बिरादरी से आते हैं। और तुर्क बिरादरी में अगर वोटों में सेंध लग जाती है तो उसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और अगर ऐसा होता है तो तकरीबन 35 साल का समाजवादी पार्टी का किला कुंद्रिकी में ढह जाएगा। और मीरापुर की जहां तक आप बात कर रहे थे, मीरापुर में चूंकि 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, चंदन सिंह चौहान वहां से चुनाव जीते थे। इस बार मिथिलेश पाल है और उधर से शुंबुल राणा है। तो वहां पर गुजर प्लस जाट प्लस मुस्लिम, ये तीनों समीकरण बैठते हैं। और पिछली बार वो समीकरण क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ था, इस बार गुजर प्लस जाट और प्लस जाट। बिल्कुल, यानी हर चुनाव के बाद समीकरण जो है वो बदलता है। और यहाँ पे भी इस उपचुनाव में भी समीकरण किसके साथ होंगे ये 23 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन गाजियाबाद की अगर बात करें जितेंद्र, तो यहाँ पे चूंकि एनसीआर का ये इलाका, लोग जागरूक, पढ़े लिखे, सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं, उसके बावजूद इतना कम मतदान होना, इसके क्या मायने समझें? क्योंकि कहा जाता है कि अगर ज्यादा मतदान हो तो बदलाव के लिए होता है, कम हो तो उसे भी समझा जाता है। लेकिन ये उपचुनाव है, इसमें ये 30% के आसपास का मतदान क्या कहता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं गाजियाबाद की, तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि शाम 5 बजे तक 33.30 का मतदान हुआ है। हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरें यही मिल रही है। तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि आखिरकार चुनाव आयोग को गाजियाबाद या फिर एनसीआर के लिए कुछ अलग नियम बनाने होंगे जिससे वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है एनसीआर के लोग, क्योंकि राज्य बदल जाते हैं, दिल्ली एक अलग राज्य हो जाता है, हरियाणा अलग राज्य हो जाता है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश अलग राज्य हो जाता है। लेकिन यहाँ के लोग जो है तीनों राज्यों में अलग अलग जगहों पर जॉब करते हैं और जो कि सुबह लगभग 5 से 6 बजे उनको निकलना भी होता है। तो उनके लिए कुछ अलग से तैयारियां उनको करनी पड़ेंगी ताकि वो लोग भी वोट डाल सके। चाहे इसके लिए डिजिटल तरीके से कुछ सोचना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसे इंतजाम करने पड़ेंगे ताकि वो लोग भी वोट डाल सके। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव थे लेकिन दिल्ली में चुनाव नहीं थे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो 18 साल से ऊपर की उम्र है, पहली बार वोट डाल रहे हैं, लेकिन उनको दिल्ली भी कॉलेज या काम पर जाना है, इसके अलावा तो वहां पर छुट्टियां नहीं है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान देना ये एक दिक्कत है कि एनसीआर के जो लोग हैं, चूंकि गाजियाबाद से कोई गुरुग्राम जाता है, कोई दिल्ली आता है, कोई नोएडा आता है और वहां छुट्टी नहीं है, तो शायद एक की वजह हो सकती है। तो सही कहा आपने कि इसका विकल्प एक चुनाव आयोग को देखना होगा। लेकिन एसके, चूंकि पूरे चुनाव में एक बयान सबसे ज्यादा हावी रहा और शायद उस बयान ने दूसरे मुद्दों को साइड कर दिया, और वो था बटोगे तो कटेंगे। और इसी के जवाब में आए दिन सपा की तरफ से भी पलटवार किए गए, बयान दिए गए तरह तरह के। क्या इस बयान ने विपक्ष को बीजेपी के पिच पे लाके खेलने को मजबूर कर दिया? बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक रणनीति बनाती हो, उस रणनीति के तहत जो बयान होते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो दिए जाते हैं। बीजेपी ने इस बार निश्चित तौर पर अपनी पिच तैयार की और समाजवादी पार्टी हो या दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनको उस पिच पर आना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह नारा उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हरियाणा में दिया, और हरियाणा में जब तस्वीर बदल गई तो उसके बाद ये नारा उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक चलने लगा। और निश्चित तौर पर इस नारे ने विपक्ष को काफी असहज भी किया। असहज अगर आप इस चीज को इस हिसाब से समझ सकते हैं कि चाहे वो समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल सोशल मीडिया के हैंडल्स रहे हों या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खुद के हैंडल्स रहे हों, राहुल गांधी रहे हों, प्रियंका गांधी रही हों, या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लखनऊ समेत लगने वाले पोस्टर्स रहे हों, लगातार इस नारे को काउंटर करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई। मतलब साफ था कि विपक्ष इस चीज को समझ रहा था कि अगर ये नारा उत्तर प्रदेश में चलता है तो हरियाणा जैसी तस्वीर उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है। यही एक बात है कि जो विपक्ष को लगातार असहज कर रही थी और विपक्ष लगातार इसका काउंटर करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरा एक और नारा था जो लगातार
इस दौरान चलता हुआ दिखाई दिया, जिसमें 90-10 का नारा अखिलेश यादव दे रहे थे और 80-20 का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। मतलब साफ है कि अखिलेश एक तरफ पीडीए की बात कर रहे थे कि पीडीए जो कि 2024 में जो उन्होंने परसेप्शन बनाया वो चीजें होती हुई दिखाई दी। महंगाई, बेरोजगारी जैसे बहुत सारे मुद्दे अखिलेश यादव की तरफ से उठाने की कोशिश की गई, लेकिन सारी चीजें अगर हम ऑल ओवर देखेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, साथ ही साथ 80-20, 90-10 जैसी चीजों पर ही घूमती हुई नजर आई। लोग उन मुद्दों को भूल चुके थे जो शायद उनके क्षेत्र की सबसे ज्यादा जरूरत थी या उनके लिए जरूरी थे। उन मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा था। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण दोनों तरफ से देखे गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी जो टिकट दिए उनमें इन सारी चीजों का ख्याल रखा, समाजवादी पार्टी ने भी इन सारी चीजों का ख्याल रखा। हालांकि अगर हम समाजवादी पार्टी के टिकटों को देखेंगे तो 9 में से 7 टिकट उन्हीं लोगों को दिए गए जिनमें उनके परिवार के लोग या तो पहले विधायक थे या समाजवादी पार्टी में पहले उस सीट से रह चुके थे। उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका दिया गया। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने घेरा। हालांकि अब चूंकि चुनाव संपन्न हो चुका है और संपन्न होने के बाद जो प्रत्याशी हैं जिनकी संख्या लगभग 90 है, 90 प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसका निर्णय 23 तारीख को जब मतगणना होगी तब ये सारी चीजें खुलेंगी कि जनता ने किसके पक्ष में वोट दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ दूसरे दल भी दिखाई दिए, जिसमें चाहे वो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी हो या उसके अलावा AIMIM जैसी पार्टी हो या अपना दल कमेरावादी जो कि अनुप्रिया पटेल की बहन की पार्टी है, वो पार्टियां रही हूं, वो भी इसमें दमखम दिखाती हुई नजर आई। अब देखना यह है कि जनता ने क्या फैसला लिया है, जिसका निर्णय 23 तारीख को हो जाएगा। लेकिन पीयूष, यहां की अगर बात करें समीकरण और मुद्दों की, तो क्या पिक्चर दिखाई दी? क्योंकि आपने लोगों से बात की, अधिकारियों से बात की, प्रशासन से बात की। यहां की अगर हम बात करें तो क्या यहां भी यही बयान एक हावी रहा, बटोगे तो कटोगे, या फिर कुछ मुद्दों की गूंज भी सुनाई दी? जुड़ाव रहा था, तो एक आरएलडी के प्रति जो झुकाव है वो जनता का यहाँ पर था, खासतौर पे मीरापुर की अगर हम बात करें तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार चूंकि एनडीए साथ चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स भी पूरी तरीके से आरएलडी के साथ है, तो एक जो फैक्टर है वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मजबूत करता है। इसके साथ ही निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार के मुकाबले हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से ये कहा जाने लगा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया जाने लगा था। लेकिन हरियाणा में चुनाव प्रचार जिस तरीके से सीएम योगी ने किया और हरियाणा में बीजेपी को फायदा पहुंचा, उसके बाद आप देखिए कि लगातार लोकप्रियता जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ी और उसकी बानगी कहीं ना कहीं मीरापुर सीट पर भी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से भी फायदा पहुंचेगा कि ज्यादातर जो बीजेपी की अगर हम बात करें या एनडीए की बात करें, उनके प्रत्याशी को छोड़ दें, जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल, उनकी बात छोड़ दें तो उसके बाद ज्यादातर जो प्रत्याशी है वो मुस्लिम वर्ग से आते हैं। तो जो वोट बैंक है मुस्लिम वर्ग का, जिस पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या विपक्षी जो दल है वो दावा करते हैं कि वो उनका वोट बैंक है, तो वो वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आया। और जिस तरीके से चाहे वो आजाद समाज पार्टी में वो वोट गया या फिर बसपा में वो वोट गया या फिर समाजवादी पार्टी में वोट गया या फिर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े थे उनके और वोट गया, तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बढ़ चुका था। हालांकि ये कह सकते हैं कि बढ़ने के बावजूद भी जो मुस्लिम वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी या जो इंडी गठबंधन है उनके प्रत्याशी को गया, यानी कि सुंबल राणा को गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चीजें आज निकलकर सामने आई, जिस तरीके से एक वर्ग के लोगों ने सीधे तौर पे ये आरोप लगाया कि हमें वोट नहीं देने दिया जा रहा है और हमें वापस लौटाया जा रहा है। हालांकि सीधे तौर पे आपने देखा कि सुबह से ही कई बूथों पर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो मीरापुर में देखने को मिली थी और प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग कर रहा था। जब घटना हुई ककरौली में और ये आरोप लगा कि वहां पर पथराव हुए हैं, हालांकि वहां पर तमाम जो बच्चे थे, तमाम लोगों ने ये स्वीकार किया कि हाँ पथराव तो हुआ है, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने हमें वोट पुलिस नहीं देने दे रही है। उसके बाद वहां पर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त हुई और वहां पर स्थिति को नियंत्रण में प्रशासन ने कर लिया। तो एक तरीके से मीरापुर की जो सीट है जो जिस पर चुनाव आज हो रहा था वो काफी हाई प्रोफाइल रही। अखिलेश यादव ने इसका जिक्र किया, चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि जो स्थिति समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन सोच के बैठी थी वो स्थिति तो फिलहाल इस चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। यानी कि वोट बैंक भी बटा है
और जो एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोटरों तक पहुंचा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने वोटरों को समझाने में पूरी तरीके से सफल रही कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे, अगर आप घरों से नहीं निकलेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या फिर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं, मिथिलेश पाल प्रत्याशी हैं, उनको बेहतर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। और उसकी मानगी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था कि जब बीजेपी के वोटर्स नहीं निकले तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान हुआ। इसके अलावा आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के नैरेटिव को खत्म कर दिया कि बीजेपी जो है आरक्षण खत्म करना चाहती है। तो कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छा खेली है और चुनाव में निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। चूंकि अब फिलहाल जिसकी किस्मत है, जो जीतने वाला है उसकी किस्मत तो बिल्कुल वो उसकी कैद है और वो 23 तारीख को पता चलेगा। ठीक है आशीष, अगर यहाँ की बात करें, चूंकि विधानसभा चुनाव है और एक विधानसभा क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता जैसा लोकसभा में होता है, ऐसे में क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो हावी रहते हैं। लेकिन इस चुनाव में हमने देखा कि राष्ट्रीय मुद्दों का या फिर यूं कहें कि जो बयान है बड़े बड़े, चाहे वो हरियाणा में दिए हों या किसी दूसरे राज्य में, उनका जिक्र भी इस चुनाव में हुआ। तो क्या इतना साख का सवाल ये उपचुनाव बन चुका है? और खासकर अगर फूलपुर की बात करें तो यहाँ का समीकरण क्या कहता है? देखिए यह समीकरण तो पहले ही बातें होती वहां पे रखी जा रही थी कि जो भी वहां पे 12 प्रत्याशी थे, जिसमें समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुस्तफा सिद्दीकी है और भारतीय जनता पार्टी से दीपक पटेल है, क्योंकि ये वही पहले से यहाँ पे जो समीकरण चला आ रहा था, जातिवाद समीकरण अगर बात करें तो मौर्य, पटेल और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं यहाँ पे लगभग इन्हीं के इर्द गिर्द ये जो आपकी पूरी है और ब्राह्मण समाज के इर्द गिर्द चलती है। अगर बात करें क्योंकि अभी लोकसभा हाल में ही लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें प्रवीण पटेल सांसद हुए थे, तो जो एक फर्क था वहां पे मतदान का और मतलब जीत, वो कहीं ना कहीं लगातार उस पर नजर बनाई गई थी। यही सबसे बड़ा कारण था कि जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं हाई कमान, अगर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे जनसभा उन्होंने की, दोनों डिप्टी सीएम ने वहां जनसभा की और लगातार जिस घोषणा हुई थी, ठीक पूरी तैयारी हो रही थी और उसका कहीं ना कहीं बात करें अगर समाजवादी पार्टी की तो जाहिर बात है अगर फूलपुर की बात करें तो दोनों उम्मीदवार की लड़ाई जो लगभग बराबर देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से ये रही है, उसकी सीट रही है, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं अपनी सीट बचानी है। और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। ठीक है मुलायम सिंह, हाँ ठीक है। राम जी, अगर सीसामऊ की बात करें तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर लगा दिया था, उन्होंने रैली भी की, रोड शो भी किया और एक बार नहीं कई बार वो यहाँ पे आए। क्या उतना जोर विपक्ष ने लगाया, अखिलेश यादव ने लगाया, समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं ने लगाया यहाँ पे इस सीट को निकालने के लिए? हाँ घूम जाएंगे। जो सीसामऊ विधानसभा सीट है इसको लेकर के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेताओं ने लगातार यहाँ पे जोर लगाया, दोनों डिप्टी सीएम चाहे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और तमाम लोग थे जो लगे सीसामऊ सीट पर वो किसी भी तरह से सूखा खत्म करके सीट को बीजेपी के पक्ष में लाना चाहिए। इसी वजह से लगातार रोड शो किए, जनसभाएं की और एक व्यक्ति जो बस्तियां जो जहाँ पर शायद जो नहीं लगातार शिकायत मिलती थी उस बस्तियों पर जा करके लगातार वोट मांगे गए। तमाम तरीके की चीजें उन सभी एक नारा जो किया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, ये जो नारा ये कहीं ना कहीं काफी कारगर साबित हुआ है, लोगों को एकजुट करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है चलिए समाजवादी पार्टी बात करें ठीक है। यानी कुल मिला के एक जो नारा योगी आदित्यनाथ ने गढ़ा कि बटोगे तो कटोगे, वो इस उपचुनाव में भी हावी रहा। लेकिन अब चूंकि मतदान हो चुका है और नतीजे 23 तारीख को आएंगे, उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी, जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।